नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। जोशीमठ भूदसाव को लेकर ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर। सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। जोशीमठ भूदसाव को लेकर बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी देहरादून से। मुख्यमंत्री धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। संभवत जोशीमठ भूदसाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सचिवालय में बैठक शुरू। जोशीमठ भूदसाव को लेकर बैठक हुई शुरू। बड़ी खबर है, जानकारी देहरादून से। मुख्यमंत्री धामी ने आपातकाल बैठक बुलाई। सचिवालय में शुरू हुई ये बैठक। जोशीमठ भूदसाव को लेकर हो रही है बैठक। बड़ी जानकारी, सचिवालय में बैठक शुरू हुई है। जोशीमठ भूदसाव को लेकर शुरू हुई बैठक। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी। कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। गंगोलीहाट विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शामिल कराया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी। कांग्रेस को बड़ा झटका। कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का हाथ थामा है। कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। गंगोलीहाट विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का हाथ थामा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई कांग्रेसी शामिल हुए बीजेपी में। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। गंगोलीहाट विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने थामा दामन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को बीजेपी में शामिल कराया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गंगोलीहाट विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने दामन थामा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का हाथ थामा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। आगामी फायर सीजन को देखते हुए अल्मोड़ा वन महकमा अलर्ट मोड पर है। जनपद के रिजर्व पंचायत वनों में दावाग्नि को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम वन विभाग ने कर दिए हैं। बता दें कि जिले में 155 क्रूज स्टेशन बनाए जा चुके हैं। वहीं अतिरिक्त 16 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि वनों की आग से वनों को बचाया जा सके। साथ ही ग्रामीणों में जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान वनाधिकारी महतीम यादव ने बताया कि बारिश कम होने की वजह से वनों में आग लगने की आशंका अधिक है, जिसके लिए राजस्व, पुलिस और महिला मंगल दलों फायर के समय सहयोग मांगा है। ऊपर से शासन से होने हैं। 2023 के फायर सीजन के लिए अल्मोड़ा में कुछ नई चीजों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम क्रूज स्टेशन की संख्या बढ़ाई जा रही है। 16 नए क्रूज स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा वन पंचायतों को रॉयल्टी वितरण की कार्रवाई भी की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस रॉयल्टी से भी कुछ फायर वाचर रखे जाएं तथा महिला समूहों को भी कुछ धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाए। तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2023 को ओड़ दिवस मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्येक ग्राम में ओड़ दिवस मनाया जाएगा। कि बरसात से बाकी चीजों पे भी निर्भरता है। ऊपर से शासन से होने हैं तो उसके लिए तो उत्तराखंड रोडवेज का सफर करना अब महंगा हो गया है। उत्तराखंड की सीमा से बाहर की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक खर्च करने होंगे। रोडवेज की 60% से ज्यादा बसों में 5 से लेकर 16% तक का किराया बढ़ाया गया। देहरादून से दिल्ली का किराया 45 और हल्द्वानी का 30 रुपए बढ़ा है। वहीं दिल्ली, यूपी, हरियाणा के साथ ही कुमाऊं मंडल से गढ़वाल और गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल में आवाजाही करने वाली बसों में ये बढ़ोतरी की गई। रोडवेज ने उत्तराखंड की सीमा के अंदर चल रही बसों के किराए में फिलहाल
कोई बढ़ोतरी नहीं की है। तो रोडवेज का सफर अब महंगा हो चुका है। दून से दिल्ली का सफर महंगा हो गया है क्योंकि यूपी में किराया बढ़ने से रोडवेज ने अपने बसों के किराए में बढ़ोतरी करती है, जिसके वजह से अब रोडवेज का सफर महंगा हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो दून से दिल्ली का सफर अब महंगा हुआ। तो दून से दिल्ली का सफर अब महंगा हो गया है। और आपको बताते हैं कि यूपी में किराया बढ़ने से रोडवेज ने भी अपने किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे अब रोडवेज का सफर महंगा हो गया। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, सरकारी खजाने खाली पड़े हैं और ये अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। पहले नोटबंदी की वजह से और फिर जीएसटी की वजह से व्यापार को जहां एक और लात पड़ी है, वहीं गरीब आम जनता के ऊपर भी जैसे आसमान टूटा है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी का हाल आप देख ही रहे हैं और उस पर से जितनी भी कमी बेशी है वो जनता की जेब से पूरी की जा रही है। कभी बिजली की दरों में इजाफा कर दिया जाता है तो कभी रोडवेज का किराया महंगा कर दिया जाता है। हो गया खोल दें। दिनेशपुर थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजयनगर ग्राम के पास सड़क पर घेराबंदी की। 10 प्रतिबंधित कछुए जो कि बोरी में बंद थे उसको छोड़कर अभियुक्त फरार हो गया। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर अभियुक्त का नाम बसंतपुर निवासी प्रकाश मंडल बताया गया और इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दिनेशपुर थाना क्षेत्र में क्राइम नहीं होने दिया जाएगा। बहुत जल्द प्रकाश मंडल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 10 प्रतिबंधित कछुए की तस्करी की जाएगी, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। तो 10 प्रतिबंधित कछुए की तस्करी की जा रही थी। प्रकाश मंडल पुत्र पुनीत मंडल निवासी बसंतीपुर। ये 10 प्रतिबंधित जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। इस पे थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 9/50 और 51 वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त मौके से फरार है, उसकी तलाश जारी है। जल्दी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्चा में 8 दिन से लापता युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया, लेकिन 8 दिन तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। और इसी सबके बीच लोगों ने युवक की मौत पर किच्चा कोतवाली में जमकर हंगामा भी कर दिया। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी लोगों द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया और बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने पर जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये है सर के अब से 30 तारीख को मेरे भाई को वहाँ पार्किंग में पकड़ा गया था। उन्होंने फ़ोन परवेश तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमने इसको पकड़ा है। तो मैंने कहा अगर इसको चोरी करते हुए पकड़ा है तो इसे वहाँ पे चौकी में दे दो। पार्किंग वालों का फोन आया? हाँ, पार्किंग वालों का राशिद और एक उनके भाई थे, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने कहा इसको चौकी में दे दो। फिर मैं गया, करीब आधा 1 घंटे बाद गया मैंने कहा क्या करा उसका? तो बोले यार जब तुमसे बात हो गई तो हमने उसको छोड़ दिया। अब फिर हम उस दिन नहीं आया पूरे दिन, उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं। तो अब कल मुझे लाश मिली है ये लालपुर मजार के पास में नदी में। अच्छा, तो गुमशुदगी दर्ज करवा दी थी? गुमशुदगी हमने दर्ज करवा दी थी पहले। मार दिया राशिद ने मारा, मेरे सामने ला दे उसको। बच्चे रह गए, मार के बाद नदी में डाल दिया, नदी में फेंक दिया। मेरे लाल को मुझे दे देता, थोड़ा बहुत मार देता। मेरे पुत्र को, मेरे जो बच्चे
हमारे पास परवेज के परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि परवेज जो है 30 जनवरी से लापता है, तो उसकी रिपोर्ट पर हमने अपनी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। दूसरा, कल 7/2/2023 को परवेज की बॉडी जो है जो लालपुर में नाला है उस नाले के अंदर मिली है और उस बॉडी को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा कि कैसे मरा है। तो देहरादून की दुकानदार समिति ने सरकार से जोगीवाला चौक के चौड़ीकरण की मांग की है। वहीं इस मामले पर दुकानदार समिति के प्रभावित रमेश कुमार ने बताया कि जोगीवाला सड़क चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ऋषिकेश के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अलग अलग तरीके से पैमाइश की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हम ये मांग साल 2006 से कर रहे हैं। हमने समिति बनाकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया और लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जोगीवाला अतिक्रमण की चपेट में आए, प्रभावितों को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट न किया जाए, जिसके लिए कई बार नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। जो सरकार ने पैमाइश करी है और उसके हिसाब से जो पैसा वो देना चाह रही है, हमारा उस पैसे से किसी भी भाई की एक दुकान पान की भी नहीं खुल सकती है। लिहाजा हमको पैसा नहीं चाहिए, बल्कि जगह के बदले जगह चाहिए। हमें कहीं ना कहीं विस्थापित करे सरकार। पहले तो भैया आप लोगों का स्वागत है और दूसरी बात यह है कि वहीं अंकेश्वर के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा के पास महंत हरिचरण दास ने पहले तो बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से एक भवन का निर्माण कर दिया, जिसे क्षेत्र विकास प्राधिकरण की टीम ने 2 बार सील किया। मगर कानून तोड़ते हुए महंत हरिचरण दास ने दोनों बार प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यही नहीं, भवन को होटल के रूप में संचालित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को किराए पर भी दे दिया। हरिचरण दास के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने बगल में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर अवैध रूप से निर्माण भी कर दिया। वहीं जनपद पौड़ी के डीएम आशीष चौहान की नजर निरीक्षण के दौरान इस भवन पर पड़ी तो वो विफर गए और उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए तत्काल सरकारी भूमि से अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्र विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी से लेकर मौके पर पहुंची और सरकारी भूमि को अतिक्रमण तोड़कर कब्जा मुक्त कराया। प्राधिकरण के जेई मनमोहन सेमवाल ने बताया कि भवन को तीसरी बार सील किया गया। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष विनोद रुसाई ने बताया कि प्राधिकरण के जेई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो हरिचरण दास के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। 2 बार अवैध निर्माण पर सील लगाने के बावजूद भी सील तोड़कर उसने अवैध निर्माण किया और यही नहीं, इस बिल्डिंग को उसने किराए पर भी दे दिया। वहीं खाली पड़े जमीन पर भी और एक अवैध निर्माण किया। हालांकि प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए तमाम अवैध निर्माणों को फिर से ध्वस्त किया गया है। हरिचरण बार बार अवैध निर्माण करा रहा था। अवैध निर्माण को फिलहाल प्राधिकरण द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। पौड़ी में नगर पालिका की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन नागरिक कल्याण मंच और शहरवासियों के साथ मिलकर किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद तिकी ने कहा कि जिस तरह से लगातार पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और कई मामले में नगर पालिका अध्यक्ष दोषी तक पाए गए हैं, इसके बावजूद सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं की है। देख रहे होंगे कि नगर पालिका लगातार विवादों में घिरी हुई है और नगर पालिका प्रशासन पे ये आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। पूर्व में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए थे उनके लगभग 6-7 आरोप इन पे सिद्ध हुए हैं, जिसपे कि अभी भी तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हम सब लोगों ने इस तरह का मन यहाँ पर इसलिए बनाया
क्योंकि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है फिर उसके बाद किसी न किसी को बाहर निकलना ही पड़ेगा। और शहर की गतिविधियां आप देखें तो शहर में दुनिया भर की प्रॉब्लमें जो नज़र आ रही हैं आम जनमानस को। यहाँ पर एक छतरीधार में उसकी पत्थर की कटिंग थी, जो कि आप देखिए कि 100-150 मीटर है और 2 करोड़ 54 लाख का वो काटा गया है केवल एक पत्थर। और उसके बाद वो सिद्ध हो चुका है भ्रष्टाचार। अभी नीचे कांजी वो बना है, स्लेटर हाउस है जो वो बनाए गए हैं, उसमें पहले तो सारे नियमों को दरकिनार किया गया है और उसके बावजूद बाद में जो है कि बिना काम हुए भुगतान कर दिया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से गंभीर नजर आ रहा है। यात्रा प्रारंभ होने की तारीख घोषित होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने नगर निगम परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मौके पर पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग की कई लापरवाहियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन गंभीर, यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटी हुई है और कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक भी ली और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके से यात्रा की शुरुआत की जाएगी, तैयारी की जाएगी और सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, इसको लेकर निर्देशित किए गए। यहाँ पर पीटी बात करते हैं और ये आगामी चारधाम यात्रा वर्ष 2023 को लेकर ये बैठक आज यहाँ पर की गई है और इस बैठक में सभी जो जिले के जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा यात्रा से जुड़े जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, परिवहन विभाग के और अन्य संस्थाएँ, मंदिर समिति है, हेमकुंड साहब गुरुद्वारा समिति है, सभी ने प्रतिभाग किया है। तो आगे आने वाली यात्रा किस प्रकार से सुचारू ढंग से की जाए, उसके लिए यहाँ पर आज चर्चा हुई है। ऋषिकेश में कोयल घाटी से चंद्रभागा पुल तक एनएच डोईवाला डिवीजन ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस व्यापारियों को दिए, जिसके बाद व्यापारी वर्ग भड़क गया। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले जुड़े व्यापारियों ने नोटिस दिए जाने की निंदा की है। व्यापारियों का कहना है कि एनएच डिवीजन पहले सड़क की चौड़ाई को लेकर स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाए। व्यापारियों ने बताया कि एनएच के अधिकारियों ने कोर्ट के घाट चौक से चौड़ाई 40 फीट बताई है, जो वर्तमान स्थिति के मुताबिक 40 फीट ही है, मगर एनएच द्वारा अधिकांश जगहों पर 40 फीट से अधिक सड़क चौड़ी होना बताया जा रहा है। व्यापारियों ने स्थिति स्पष्ट और आइए आपको सीधे ले चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रतिरोध किया, वही दूसरी ओर उनका शांत समर्पण का भाव भी बना रहा। इस प्रकार अहिंसा, असहयोग तथा सत्याग्रह का पाठ गांधी जी ने कस्तूरबा जी से ही सीखा। मुझे प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने नारी शक्ति के केंद्र में रखकर भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करके प्रयास किया है।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज नारी शक्ति द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा बाबा ने लगभग 90 वर्ष पहले नारी शक्ति के सामर्थ्य और नेतृत्व की उचित स्थान दिया था। संस्थान के 46,000 से अधिक बहनें दुनिया के 140 देशों में आध्यात्म और भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, इन दिनों हमारे सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। आज का आदमी धन, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल पैसे के लिए जीने से ऐसा जीवन व्यर्थ हो जाता है। धनवान होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन धन के पीछे सदैव भागते रहना निरर्थक है। इंद्रियों का सुख और आंतरिक आनंद एक समान नहीं होते। आर्थिक प्रगति और भक्ति संपन्नता हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन आनंद और शांति नहीं दे सकते। आध्यात्मिक जीवन से दिव्य आनंद और शांति के द्वार खुलते हैं। हमारी माताओं ने मार्गदर्शन में इस दिव्य आनंद और शांति की खोज पर परिवार में शुरू होने चाहिए। देवियों और स्वजनों, महिलाओं को जो भी समान अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध किया है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर और कभी-कभी उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती। विज्ञान, खेल, कला, राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। गांधीवादी इलाबेन भट्ट ने अपनी संस्थान सेवा और जसवंती बेन ने लिज्जत पापड़ नामक उद्यम की सहायता से अनगिनत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की मदद की। केरल की कात्यायनी अम्मा ने 98 वर्ष की उम्र में साक्षरता प्राप्त कर महिलाओं के धैर्य और संकल्प की एक नई परिभाषा दी है। इस तरह कर्नाटक में पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय वयोवृद्ध सालुमरोदा तिम्मक्का ने हजारों वृक्ष लगाकर वन संरक्षण में अद्भुत योगदान दिया है। चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। ये सब उदाहरण विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय महिलाओं की संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय और लगन की जीती जागती तस्वीर है, मिसाल है। देश में असंख्य महिलाएं हैं जो बिना किसी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मैं प्रायः कहती हूं कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक पहलू को भी जोड़ना चाहिए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्कफोर्स में भी अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी बने। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच पा रहे हैं? और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।